आ जाए भी, आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। किस किस को रोजा लगा है? So when we reach the milestone of completion of our research proposal, now this is the stage to study about the different qualitative approaches of inquiry. From I'm going to open the course info on CMS. Have a look on the course outline. Basically, wanted to know what we have to discuss next. Choosing the appropriate qualitative research method or combining mixed methods. This is the second component of course outline. You can see it in CMS. So for this purpose, we have to study this one. Here are, ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको? चैप्टर 4. जी सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank जी you. सर। Thank you, thank you. Here is written that 5 qualitative approaches to inquiry. Inquiry means research करने के लिए जो major approaches in practice हैं across the world, वो 5 approaches हैं in qualitative methodology. Out of which, अच्छा आप ये फिक्र नहीं करें, जो असाइनमेंट मैंने देनी थी वो दे दी। इस जो अभी हमने शुरू किया इसमें मैंने कुछ नहीं पूछना अभी, ये कभी बाद में सही। इसको आप सिर्फ समझें और सुने। इसमें हम क्या पढ़ेंगे जी? नरेटिव अप्रोच, फेनोमेनोलॉजी, ग्राउंड थ्योरी, एथनोग्राफी, केस स्टडीज, प्रोसीडिंग्स एंड चैलेंजेस, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस। तो ये हैं वो 5 अप्रोचेस ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च जिनको हमने इन डिटेल डिस्कस करना है। मेजरली जो अप्रोचेस हैं वो तो नैरेटिव, फेनोमेनोलॉजी, ग्राउंड थ्योरी, एथनोग्राफी एंड केस स्टडी है। आगे जो प्रोसीजर्स एंड चैलेंजेस हैं वो एक सेपरेट कंपोनेंट है जिसमें हम डिफरेंट चीज़ों को देख सकेंगे और उसमें हम फिर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को भी देखेंगे। देयरफॉर ओके, व्हाट अबाउट नैरेटिव अप्रोच या नैरेटिव रिसर्च? आप में से कोई थोड़ा बात करेगा कि नैरेटिव की मीनिंग क्या है? जी सर। जी अबैदुर रहमान। यस सर। जी जी बोलें। सर ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव या नैरेटिव, आई थिंक ये सेम। हाँ, तो हम टीवी टॉक्स, जी जी टीवी टॉक्स पे सुनते हैं ना कि जी फलां पार्टी का ये नैरेटिव है, गवर्नमेंट का ये नैरेटिव है। नैरेटिव मीन पॉइंट ऑफ व्यू। So everyone has a different point of view. That is called the narrative, sir. Yes, yes. Everyone have Sir, different based point. on जी उबैद बोले। different
उनके आइडियाज पे बेस, मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने उनकी आइडियोलॉजी पे बेस होता है उनका नैरेटिव। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सो इट्स अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू। और वैसे भी नरेशन जो हम राइटअप में आप पढ़ते हो तो इसका मतलब है कि वो पैराग्राफ में एक डायलॉग जो लिखा हुआ है वो भी नरेशन होती है, नैरेटिव होता है। दैट इज द अप्रोच टू राइट समथिंग। So narrative research basically tells us the story of individuals unfolding in a chronological of their experiences set within their personal, social, historical context and including the important themes in those lived experiences. Narrative inquiry is stories lived and told. ये किसने कहा? ये दो लोग हैं, इन्होंने 2000 की रिसर्च में टेक्नोलॉजी और कैनेडियन ने कहा। तो यहाँ हमें समझ आ जानी चाहिए क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लोगों के इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, उनकी सोशल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में जो वो बात करते हैं, जो उनके थीम्स होते हैं, उनको अनफोल्ड करना नरेटिव रिसर्च का काम होता है। यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम समझते हैं ना कि पहले क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। तो स्टेप वाइज यहाँ से इस टाइप ऑफ रिसर्च की खूबसूरती ये है क्वालिटेटिव रिसर्च की कि इसके अंदर स्टेप वाइज काम होता है। एक कंप्लीट होगा तो दूसरा शुरू होगा। आप इनको जंबल अप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑन गोइंग कहीं भी छोड़ के आप दूसरे किसी अगले स्टेप पे चले जाएं। Narrative might be the term assigned to any text or discourse. ये point to be underlined. Discourse, इस पे हमने बात करनी है कि discourse analysis क्या होता है। Or it might be text under within the context of a mode of inquiry in qualitative research with a specific focus on the stories told by individuals. इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, उनके बात करने के अंदाज के अंदर जो उनके साइंस हैं, जो उनके कंटेक्स्ट है बात बताने का, उसका हम डिस्कोर्स करते हैं, समझते हैं, उसमें हिडन पॉइंट हम लेते हैं। जिस तरह बात मैं बात कर रहा हूँ या आप कोई बात कर रहे हो तो कुछ सुनने के बाद हम कहते हैं कि गॉट इट द पॉइंट। दैट इज द डिस्कोर्स बेसिकली, कि उसमें से जो करेक्ट था, जो रेलेवेंट चीज थी, वो हमें मिल गई। The procedures of implementing this research consist of focusing on studying one or two individuals, gathering data through collection of their stories, reporting individual experiences, and chronologically ordering or using life course stage the meaning of these experiences. अच्छा, इसकी एक और बड़ी इन प्रैक्टिस एग्जांपल जो है, FIA वाले या नैब वाले जब इंक्वायरी कर रहे होते हैं ना, तो डिफरेंट क्वेश्चन पोज करते हैं। अच्छा, सम टाइम वो कहते हैं कि अच्छा आप इसके बारे में बताएं जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो जब किसी मुलजम को वो कहते हैं कि जी आपके बारे में ये शिकायत थी, इसके बारे इस ज़िम्मन में आपको हमने बुलाया है, उसे कहते हैं जी आप हमें सारी बात सुनाएं। तो वो जो सारी बात है, दैट इज द स्टोरी टेलिंग। वो स्टार्ट से लेके एंड तक अपनी स्टोरी सुनाता है और सुनने वाले उसमें से रेलेवेंट पॉइंट्स जो हैं वो ले लेते हैं, उसका डिस्कोर्स एनालिसिस कर लेते हैं। अब चूंकि वो स्टेटमेंट इंडिविजुअल की है, वो खुद बता रहा है, इसकी कन्फ्रंटेशन भी होनी चाहिए। तो कन्फ्रंटेशनल स्टेटमेंट लेने के लिए वो उसके जो अदर पार्टनर या रेलेवेंट लोग होते हैं, या जिसने ऑफेंस किया होता है, या जिसने उसको हाईलाइट किया होता है कि जी फलां ने ये काम किया, उसकी भी इसी तरह स्टोरी सुनते हैं। तो ये कम से कम 3 लोगों को अलग अलग सुनने के बाद उनकी स्टेटमेंट्स को
एनालाइज करके वो बता सकते हैं कि रियलिटी किस हद तक कैसे है। ये एक प्रोसेस है जो वहाँ पे इख्तियार किया जाता है। बड़े जो बाज़ औक़ात क्या कहते हैं, मुल्ज़म होते हैं, डेंजरस किस्म के, सीधा सवाल का जवाब नहीं देते। तो बजाय कि वो क्वेश्चन पोज करें और रेलेवेंट फिर उनसे आंसर को मिले, उनसे भी इस तरह से स्टोरी सुनी जाती है। टाइप्स ऑफ नैरेटिव स्टडीज। One approach to narrative research is to differentiate types of narrative research by the analytical strategies used by authors. जो मैंने अभी बात की, analytical strategies, उस नरेशन को पढ़ करके, ये हम भी करते हैं ना, जब आपको कहा जाता है कि आप इसकी समरी लिखें, एग्जेक्टिव समरी लिखें, ये एक आर्टिकल है, इसका क्रिटिकल रिव्यू करें, तो रिव्यू बेसिकली उस सारे 8-10 पेजेस को पढ़ने के बाद 1-1.5 पेज पे जो अपना इनपुट देते हो, दैट इज द नरेशन अबाउट दैट। Polkinghorne in 1995 takes this approach and distinguished between analysis narratives using paradigm. जिस तरह मैंने डिस्कोर्स का कहा कि अंडरलाइन कर लें, इस पे हमने बात करनी है, यहाँ लफ्ज पैराडाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस पैराडाइम को भी हमने समझना है। इस पे मैं बात करता हूँ, ये पहले हम डेफिनेशन कंप्लीट कर लें। Thinking to create description of themes that hold across stories of taxonomies of types of stories and narrative analysis in which researchers collect descriptions of events or happenings and then configure them into a story using. अच्छा, पैराडाइम इज बेसिकली, जिस तरह हमने फिलोसफिकल अप्रोचेस ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी पढ़ी, 3 थी, इसी तरह जो रिसर्च की टाइप्स हैं उनको हम उनकी जो फिलोसफिकल अप्रोच में जब रखते हैं तो हम कहते हैं कि ये फलां पैराडाइम में है। तो यूजिंग पैराडाइम इन रिसर्च इज दैट, अगर तो कोई रिसर्च जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस कर रही है, कंस्ट्रक्टिविस्ट्स हैं, प्रैग्मेटिक अप्रोच रखते हैं, तो प्रैग्मेटिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस करती हुई जो रिसर्च होगी उसे हम जनरली पॉजिटिव अप्रोच कहते हैं। तो ये पॉजिटिव पैराडाइम है, जहाँ पे चीज़ों को सुनने समझने के बाद नंबर्स और फिगर्स में प्रेजेंट करते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है, इसका एक अपना नाम है, अपनी पैराडाइम है, दैट इज द पॉजिटिव पैराडाइम। अच्छा, एक है पोस्ट पॉजिटिव पैराडाइम। उस पैराडाइम में क्या है कि आप मिक्स करते हो चीज़ों को, नरेशन में लिखते हो, नैरेटिव राइटअप में लिखते हो, और समरी की शक्ल में डिटेल में चीज़ें राइटअप में सामने लोगों के पेश करते हो। अच्छा, एक तीसरी पैराडाइम है जिसे मिक्स मेथड रिसर्च कहते हैं यानी क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स मेथड। क्वांटिटेटिव इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पैराडाइम, क्वालिटेटिव इज पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, और मिक्स मेथड अप्रोच जहां दोनों को मिक्स करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को, उसे पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच या पोस्ट पॉजिटिव पैराडाइम कहते हैं। इस कंटेक्स्ट में पैराडाइम को इस्तेमाल किया गया है रिसर्च के अंदर। ये क्लियर है बात आप लोगों को? इस पे मजीद भी हमने बात करनी है और ये होती रहनी है। प्रोसीजर्स फॉर कंडक्टिंग नरेटिव रिसर्च। Number 1 determines if the research problem for question best fit narrative research. Narrative research is best for capturing the detailed stories of life experiences
of single life or the lives of small number of individuals. Whereas it's like one of the more individuals who have stories of life experiences. तो कहने का ये मतलब उसका ये है कि नैरेटिव रिसर्च के प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के फायदे तरीक़ेकार दो हैं। क्यों हम इसको करते हैं? नंबर वन, इंडिविजुअल की स्टोरी को या कुछ लोगों के ग्रुप की स्टोरी को 2-4 लोगों को मिला करके उन पर रिसर्च कंडक्ट की जा सकती है। तो जब आप केस स्टडी कर रहे हैं या उनकी इन डेप्थ आप उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, पार्टिसिपेंट रिसर्च कर रहे हैं, लोग उनके साथ टाइम गुजारते हैं। तो उनकी स्टोरीज रिकॉर्ड करते हैं, उसका जर्नल बनाते हैं। जर्नल एक टाइमलाइन का नाम होता है, डायरी लिखते हैं। तो इस तरह के प्रोसेसेस में रिसर्च कंडक्ट जो की जाती है उसको नैरेटिव रिसर्च कहते हैं। यानी अगर आप में से कोई ये रिसर्च कंडक्ट करना चाहे किसी के हालात ज़िंदगी, उसकी तो हालात ज़िंदगी ये थोड़ी है कि आपने कभी ऑन एंड ऑफ उनसे मिल लिया, इंटरव्यू ले लिया तो हालात ज़िंदगी आपने नोट कर लिए, नहीं। उसके लिए एक सर्टेन टाइम के लिए आपको उसके साथ रहना पड़ेगा और उनके हर मामलात को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उसको पता होगा जिसके बारे में आप कर रहे हैं, इन्फॉर्म्ड होगा। तो फिर जाके आप उसके बारे में एक नैरेटिव स्टेटमेंट, एक नैरेटिव रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली ये उस डिटेल को यहाँ बताया हुआ है, जिसमें मैं अक्सर आपके लिए बात करता हूँ कि इसमें इम्पैक्ट किस-किस चीज़ का इस टाइप ऑफ रिसर्च पे पड़ेगा, सिचुएशन का है। तो जो सिचुएशनल स्टोरीज़ हैं, वो इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों की जॉब से, उनके घर और घर के सिस्टम से, कल्चर क्या है उनका, उनकी नस्ल, रेस क्या है, एथनोग्राफी क्या है उनकी और उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे ये टाइम और प्लेस। तो ये 4 चीज़ें हैं। पर्सनल एक्सपीरियंसेस जिसमें उनकी जॉब और उनके घरेलू मामलात हैं। कल्चरल इम्पैक्ट है जिसमें रेशियल और एथनिक सिनेरियो आता है और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें टाइम और प्लेस आता है। तो ये 6 के 6 कंपोनेंट्स हैव इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल स्टोरीज जो लोग वो बताते हैं। कॉन्टेक्चुअल चीजें चेंज होती रहती हैं, अंडरस्टैंडिंग चेंज होती रहती है। एनालिसिस ऑफ पार्टिसिपेंट स्टोरीज एंड देन रीस्टोरी देम इनटू फ्रेमवर्क। जो ट्रांसक्राइब हम करते हैं ना, एक किसी की सुन ली, रिकॉर्ड कर ली, फिर उसको आपने खुद लिखा, दैट इज द रीस्टोरी इनटू फ्रेमवर्क दैट मेक्स सेंस। कि उसका एक्चुअल फ्रेमवर्क क्या था, उसकी सेंसिबल सिचुएशन में सामने लेके आते हैं। Restoring is the process of reorganizing the stories into some general type of framework. And then is the collaborative with participants by actively involving them in our research. As researchers collect stories, they negotiate relationships, some transitions, and provide ways to be useful to the participants. Negotiate relationships यानी आप किसी से कोई पार्टिसिपेंट है आपका, उस पे आपने रिसर्च करनी है, उससे इंटरव्यू लेना है, उसके साथ टाइम गुजारना है। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ये है, मैं ये तालिब इल्म हूँ, मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो आप अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करें। नो वे। लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते और आपको आपके साथ चीजें शेयर नहीं करते। कब करेंगे? जब उन्हें कोई वास्ता, कोई तल्लक देते हैं, कोई रिलेशन बताते हैं। दिस इज द नेगोशिएशन ऑफ रिलेशनशिप। आपकी कोई बरादरी हो सकती है, कास्ट हो सकती है, इलाका सेम हो सकता है, कहीं क्लास फेलो किसी इदारे में इकट्ठे काम किया हो सकता है, आपके किसी मिलने वाले का उनके साथ कोई कंसर्न रहा होता है। तो कोई ना कोई आप रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं तो कुर्बत बढ़ती है, जिसके रिजल्ट में फिर वो देन है स्मूथ ट्रांजिशन। अगेन इट्स अ क्रूशियल कंपोनेंट। हार्डशिप ना आपकी तरफ से होगी ना उनकी तरफ से होगी।
जितनी बात आप पूछना चाहें वो आसानी से बता दें, ठीक नहीं तो आपको रुकना होगा, रिसर्चर आप है, नीड आपकी है। तो उनकी ईजनेस को देखते हुए हम इन्वॉल्व होते हैं एंड प्रोवाइड वेज टू यूजफुल टू द, ये दोनों चीजें जो हैं ये सपोर्ट करती हैं रिसर्चर को कि वो बेहतर तरीके से यूजफुल इंफॉर्मेशन ले सके पार्टिसिपेंट्स से। I stop today's lesson up to this slide, that is challenges to the narrative research. So best of luck all of you. मैं आपके माइक ऑन करता हूँ, कोई बात आपने करनी है तो आप करें, और स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. If you do have any question you want to ask him, you want to comment, you are welcome. We do have 3 to 5 minutes. I am listening to you here. But make sure your kids shouldn't interrupt with this. ਉਹ ਆਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ हेलो जी सर। कोई बात है करनी है? जी सर, आप ये बता रहे थे ना कि इसके किसी की हालात ज़िंदगी लिखने के लिए उसको पहले बताना होगा, फिर उस पे हम रिसर्च इंडक्ट कर सकते हैं या उसका पर्सनल लाइफ के बारे में लिख सकते हैं। तो सर लास्ट टाइम हमने ये भी पढ़ा था ना कि नेचुरल सेटिंग और अननेचुरल सेटिंग के बारे में पढ़ा था, तो Yes. अगर हम उसको बता देंगे तो फिर अननेचुरल नहीं हो जाएगा? हाँ, जो नरेटिव रिसर्च है ये तो सेटिंग तो नेचुरल ज्यादा होगी ना अगर उसे आप बताएंगे तो, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी है ना, आपने किसी बड़े बंदे की जब वो हालात जिंदगी लिखने हैं वो आपको अलाउ सर। करेगा, उसको आप बताएंगे कि हमें नेचुरल सेटिंग में आपके साथ रहना है जी। यानी ये तो नहीं कि वो बांध संवर के साफ सुथरा वो चेयर पे बैठ जाएगा और अपनी कुछ बातें बता देगा। तो फर्ज करें वहां से उठ के साइड पे जाता है, अपने किसी बिजनेस पे या किसी दोस्त से मिलता है या घर वालों से, तो उसके एटीट्यूड और मामलात में चेंज आ जाती है, तो ये तो ट्रू रिसर्च नहीं हो पाएगी। अब अगर वो एग्री करता है कि ठीक है जी मैं अलाउ करता हूँ आपको कि आप मेरे साथ रहें, इसकी मैं एग्जांपल यूं देता हूँ कि शेयर भी करूंगा राइटअप में भी, कि कालों से गोरे जब नफरत करते हैं स्कूल के अंदर, तो उस पर रिसर्च हुई और ये नैरेटिव इस तरह की रिसर्च थी। उसमें जो टीचर था एक परमानेंट भर्ती हुआ था स्कूल के अंदर नेचुरल सेटिंग को ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि अगर बाहर से कोई आता तो उसके लिए तो मुश्किल था। अब वो उनके साथ मूव कर रहा है, वहां रह रहा है, पढ़ा रहा है, सारी सिचुएशन को देख रहा है। इंतजामिया को पता था कि रिसर्च कंडक्ट हो रही है, ठीक। अब जिस तरह से वो बच्चों को नफरत होती है क्लास में, उनके लिए सेपरेट वो सीट लगाते हैं, अपने गोरे बच्चों को जो है टीचर है या टीचर ने जाके आगे पास पे रिसीव करते हैं, बैग उठाते हैं, पॉजिटिव जेस्चर्स देते हैं, लेकिन कालों से नफरत या उनको इस तरह एक्सेप्ट नहीं करते। असेंबली के अंदर उनकी लाइंस अलग बनवाते हैं, क्लासरूम के अंदर उनकी सीट अलग रखते हैं। तो ये नेचुरल सेटिंग में ही होगा। नेचुरल कैसे होगी कि स्टूडेंट को नहीं पता होगा और साथ वाले टीचर्स को भी नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? कि जो ऑब्जर्वर है वो खुद टीचर है वहां का, तो सबको कॉन्फिडेंस है कि ये तो हमारा पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन एक्चुअली फॉर अ पीरियड ऑफ अ ईयर और सम मंथ्स वो वहां पे ऑफिशियली डिपार्टमेंट की तरफ से इंडक्ट हुआ है, डिपार्टमेंट ने अपॉइंट किया, उन्हें पता है कि इस बंदे को वहां अपॉइंट करने का पर्पस क्या है। इज इट क्लियर? जी सर। इसी तरह जब हम केस स्टडी करते हैं तो लोगों के मामलात और हालात को इन डेप्थ स्टडी करना, उसमें सारा कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं होता ना। अब जब उसे बताते हो कि जी मुझे आपको पूरा पूरा एक्सपोज करना है दुनिया के साथ, तो ये ऐसा ही है कि कोई मरीज अगर तैयार हो जाए, वो कहे कि आपने वैक्सीन बनाई है तो इसके जो भी रिजल्ट्स हों मुझे कबूल है, आप मेरे पे ये वैक्सीन इस्तेमाल करके चेक कर लें। इसका मतलब है कि वो उस बुरे वक्त के लिए भी मेंटली तैयार है, लेकिन वो साइन कर रहा है उस डॉक्यूमेंट पे कि मेरी वजह से अगर आपकी इस वैक्सीन
के इफेक्ट्स चेक हो जाएं और ह्यूमैनिटी को फायदा हो जाए तो मैं एग्रीड हूँ। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत कम होता है, लेकिन जो एडवांस्ड नेशंस हैं वहाँ पे ये एक मामूल है। लोग एक सर्टेन लेवल तक जाके समझते हैं कि अब हमें अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए जीना है। तो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव से किसी को फायदा हो सकता है तो आने दें, ठीक है, आप करें, आए, हमें नोट करें। तो जो बड़े बड़े लोगों की जो या तो ऑटोबायोग्राफी वो लोग खुद लिखते हैं और अपनी हर अच्छी बुरी बात को प्रेजेंट करते हैं, या फिर वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में लोगों का हिस्सा बन जाते हैं। उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स में वो एज ए पार्टिसिपेंट वॉलंटरीली आते हैं कि जी आप हमारे बारे में जो चाहते हैं सुन लें और बताएं लोग। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो एक्सपीरियंसेस हैं ये इस तरह की ऑब्जर्वेशंस के बगैर सामने नहीं आते। एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मुजाहिद। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, रिलेटेड नैरेटिव के लिहाज से भी और थोड़ा इसके लिहाज से सर क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया। जी जी सर we can relate as pandemic of coronavirus, as the authorities or government are giving us data about the symptoms of coronavirus patients. यस Like these are symptoms of cough, flu, cough, and like lungs problem. Just they are giving only their imposing their narrative. We have not the validate and at the that कि इतना हमारे पास डेटा नहीं है कि वैलिडिटी के how do we trust on that narrative, that we have to go to the hospital patients. We have to ask them that you have the symptom of these are not, is this they patient, and the mortality rate is this right or not. So thus how can you say your point of view about this narrative and this qualitative research? How can we progress about this? very fruitful and very natural and current question you posed. Really appreciable Thank you, thought of sir. you. Really appreciable. As far as the narrative of the government is concerned, many of the agencies, reporting agencies, media, press, and other agencies, even of the government agencies, FIA and ISI, are disagree with the facts and figures provided by the government at the public statement. So the public statement and the original data वेरी करता है। अगर आपने इस नैरेटिव को एनालाइज करना है, then you have to go for different certain settings. One of the example to explore this difference is PDMC, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जो कराची की कॉन्फ्रेंस है और इसकी लाहौर की है, उसको सुने, क्योंकि डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। Yes, sir, you are right, sir. There is a contradiction between also the Dr. Shehbaz Gill also opposing there the Karachi's there the Doctors Association. हाँ, अब हम चूंकि इसमें हमें अवॉइड भी करना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, हमें स्टे होम करना है कि हम बीमार ना हो जाएं, तो इस सूरत में बजाय कि हम इंडिविजुअली लोगों के पास जाके डाटा लें और उन सिम्टम्स को चेक करें, हमारे पास पहले से ही नैरेटिव भी मौजूद है और नेगेशन ऑफ द नैरेटिव भी मौजूद है। और नेगेशन ऑफ द नैरेटिव जो है वो दैट इज फ्रॉम द साइड ऑफ टेक्निकल पीपल हु आर द डॉक्टर्स हु आर इन्वॉल्व्ड in this activity, and their point of view is more authentic as compared of the government spokesperson. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Welcome. Excuse me, sir. Ji, please. Sir, may I know about chronology again? Chronology mean chronological order का लफ्ज सुना हुआ है? आप इस वक्त
एमफिल की स्टूडेंट हैं, अगर आपकी क्वालिफिकेशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन करना हो तो ये होगा कि आपने फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन कब दिया। तो फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन जो आपने कभी दिया होगा वो प्राइमरी का होगा, पैक का एग्जामिनेशन, फिर 8वीं जमात का होगा, फिर 10वीं का होगा, इसी तरह 12वीं, 14वीं, 16वीं जमात और अब इसमें। तो वो कैटेगोरिकली जो आपने एलिमेंट्री, सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन को हम जब एक्सप्लेन करें कि इस ईयर में है, इस ईयर में है, इस ईयर में है, तो दिस ऑर्डर इज नोन एज द chronological order. Chronology in the narrative research is that the ranking of the situations or the events in a certain hierarchy. That might be bottom to top as well as top to bottom. Ji. Thank you so much, sir. Welcome. Anybody else? I think it's okay. अल्लाह हाफिज, मिलेंगे ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे एट 12:15 इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। Inshallah, sir. इंशाल्लाह सर। टेक केयर, सर, स्टे ब्लेस्ड और सर, एक- दुआओं में याद रखिएगा। सर एक रिक्वेस्ट है सर। जी जी प्लीज। सर इसके बारे में सर, आईडी और पासवर्ड के बारे में थोड़ा सा, ये स्टूडेंट ना थोड़ा सा परेशान रहते हैं सर। मुझे ना हमारे भूल ग्रुप गया, में ना एक्चुअली मुझे भूल गया था, मैंने अभी उसको अपलोड किया है। तो अगर सर। आप में से कोई अच्छा बच्चा बने और मुझे नेक्स्ट जो है फ्राइडे को याद करवा दे कि सर अपलोड कर दें, तो मैं फ्राइडे को कर दूंगा। ओके सर, श्योर Yes, sir. हम remind करवा देंगे. जी बहुत शुक्रिया, बहुत सर, एक बंदा करवा देगा। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी प्लीज। सर मैं पिछले दोनों वीक्स एब्सेंट थी सर, इस दफा मेरी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। आयशा जमान। इंशाल्लाह आप आए हुए हैं तो हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। आपका रोल नंबर क्या है? 41। ओके. मैंने आप लोगों में से ही वॉलंटियर छोड़े हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो अल्लाह उन्हें खुश रखे, वो ये काम अब ठीक करेंगे। Yes, sir. Inshallah. ओके जी, ओके याद रखिएगा रमजान की दुआओं में। इंशाल्लाह। ओके सर।